नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव, कर्मचारियों को बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया समाप्त। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर का नया ऑडियो प्रसारित, भाजपा के बड़े नेता का नाम लेने का दबाव, ऑडियो से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल। 13 साल जेल में बिताने के बाद हत्या का दोषी नाबालिग घोषित, हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा, 2 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान, वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार, मैदान में छाया रहेगा कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां सीएम धामी की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में ये बैठक होगी। कितनी गति मिली, इस संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो इस बैठक में अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में फिक्की एफएलओ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया है। सशक्त बनाने की शक्ति, द पावर टूर एम्पावर थीम पर आधारित इस सम्मेलन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मंत्री ने महिला सशक्तिकरण को राज्य के विकास का आधार बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री ने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। चेयरपर्सन डॉक्टर गीता खन्ना जिन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी जब मैं उनसे मिली कि क्या कृषि विभाग की योजनाओं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन जन की सरकार जन जन के द्वार की सफलता की खुशी जाहिर की है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमांत और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब अपने छोटे बड़े कामों के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सरकार खुद चलकर जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है। सीएम धामी ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से अब तक लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों को प्रमाण पत्र बनवाने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई दिनों का समय और पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब ये सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गाँव में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां आगामी साल 2027 में होने जा रहे हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले से पहले बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साधु संतों सहित तमाम हिंदू संगठनों ने कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों व मेला क्षेत्र के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर अपनी मांग रखी है। वहीं जपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हरिद्वार में संतों की उठ रही इस मांग पर सरकार ने मांग को लेकर विचार करने के लिए संकेत भी दिया। उन्होंने बताया कि देश में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हरिद्वार को केवल हिंदुओं के लिए ही बनाया गया था। वहीं अन्य धर्म व समुदाय के लोगों के लिए ज्वालापुर को बनाया गया है। सही मायने में हरिद्वार को सनातन धर्म की राजधानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार सनातन से जुड़े लोगों के लिए पूजा पाठ करने के लिए स्थापित है। कि कुंभ का जो क्षेत्र है, जो कुंभ में सम्मिलित है, वो देवप्रयाग तक है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे लगता है आप हरिद्वार विशेष के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि संतों की वहाँ पर यही मांग है और सरकार ने संकेत भी किया है कि वो संतों की मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन एक ऐतिहासिक सत्य भी है कि जब हरिद्वार जो अंग्रेजों का समय था और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय भी हरिद्वार को हिंदुओं के लिए ही बनाया गया था। और जब अन्य जो रिलीजन के लोग थे उन्होंने बात की तो उनके लिए फिर ज्वालापुर बनाया गया। तो सही मायने में हरिद्वार अपने आप में जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ही निर्मित स्थान है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक क्षेत्र है। और ये कहिए कि सनातन की राजधानी भी हम उसको मानते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उर्मिला सनावर को लेकर बीती रात के बाद से कोई नया अपडेट सामने न आने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इसी बीच उर्मिला सनावर का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। वीडियो में उर्मिला ने बताया कि वो देहरादून में एसआईटी जांच में शामिल हुई थी। उर्मिला सनावर ने कहा कि उनसे दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार पूछताछ की गई। उन्होंने ये भी कहा कि पूछताछ के दौरान पुलिस का व्यवहार उनके प्रति पूरी तरह सामान्य और सहयोगात्मक रहा है। उर्मिला ने बताया कि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ और आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए, जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीज़ें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है। और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ। और अब खबर खटीमा से है, जहां जनपद उधम सिंह नगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर इंडो नेपाल सीमा से सटे अशोक फॉर्म सहित शहीद हरि किशन शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित हुआ।
शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने की है, जबकि दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज लगभग हमारे पास 90 कंप्लेंट्स आई हैं जो एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40 to 50 कंप्लेंट्स का हमारे पास रिजेक्शन कर दिया गया है, जिसमें आपने देखा गया कि जॉब कार्ड्स भी बनाए गए, हमारे द्वारा पेंशन की प्रपत्र का फॉर्म भी भरा गया, आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, दिव्यांगजनों को स्पेशल घरों से ढूंढ के लाया गया और यहाँ पे उनके आज दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बने हैं। और कुछ लोग जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो उनके लिए कैंप की शिविर की डेट भी फिक्स कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज एक कहावत चरितार्थ हो रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही 4 साल बाद जो है कि सरकार जन जन के द्वार पहुँच तो रही है 4 साल का कार्यकाल पूरे करने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर सीडीओ साहब आए और काफ़ी समस्याओं का निस्तारण हुआ, लेकिन ये समाधान नहीं है। मैंने सीडीओ साहब से भी कहा, भी समाधान ये है कि जो लोग आपकी उपस्थिति में यहाँ निस्तारण के लिए आ रहे हैं, उनकी समस्याएं विभाग वहीं क्यों नहीं निस्तारण कर रहा है। तो हमें ये जो सिस्टम है, इसको प्रतिदिन जो लोग समस्या लेकर आ रहे हैं उनके समाधान के लिए जो है कि तैयार करना चाहिए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां सुबह घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आई और हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड समेत आसपास के गंगा घाटों पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। गंगा तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ठंड का तीखा एहसास हुआ और घने कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हो गया है और शीतलहर जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। गंगा घाटों पर नमी और सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड का असर बना रह सकता है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां अंकिता भंडारी प्रकरण पर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते जहां एक और तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सेलाकुई के जमनपुर में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और अंकिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हर जनमानस इस प्रकरण को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सत्ताधारी दल उसके नुमाइंदे इस प्रकरण को लेकर अपना बचाव कर रहे हैं। सबको सड़कों पे आना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जाति का और एक धर्म का नहीं है, क्योंकि बेटी सबके घर में है और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबकी बेटी और बहन बहन होती है। तो जिन्होंने भी उनके बहन के साथ दुष्कर्म किया, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लें, कि आप सबको मालूम है कि सारा विपक्ष आज हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार भी चुप है। इस केस में अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है और सरकार
अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। सरकार गंभीर नहीं है इस मामले में। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर जो है अंकिता भंडारी को लेकर जो है सभी दल, राजनीतिक दल सड़कों पे है और उनकी सबकी मांग ये है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। जिस तरीके से उनके पूर्व विधायक के द्वारा जो कुछ नाम उजागर किए गए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रुड़की से है, जहां धामी सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरान कलियर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि ये कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर गंगनहर किनारे किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। बना हुआ रिलीजियस स्ट्रक्चर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अनुसार पूरा प्रक्रिया खत्म करने के बाद आज तिथि नियत करते हुए पुलिस प्रशासन और यूपी इरिगेशन के द्वारा इस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है और अभी काम चल रहा है। पूरा प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद उनको नोटिस और नोटिस के तामीले के बाद उनको कई ऑब्जेक्शंस है उसको सुनवाई और कहीं भी माननीय कोर्ट में भी उनका अपील है, ऐसा वाला चीज़ों के लिए हमें सुनवाई का मौका देते हुए उसका प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रिलीजियस स्ट्रक्चर का डिमोलिशन का गाइडलाइंस है, उन्हीं के अनुसार प्रक्रिया और कार्रवाई किया जाए। और अब खबर देहरादून से है, जहां कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई निरंजनपुर से राज्य के 13 आईटीआई संस्थानों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल व टाटा एस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये पहल इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ हुए एमओयू के तहत राज्य के युवाओं को और ज़्यादा अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित 8 और 23 लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। और अब खबर डोईवाला से है, जहां जौली ग्रांट क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त ऋषिकेश जिलाध्यक्ष शिवम टुटेजा और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के स्वागत में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिवम टुटेजा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा देगा। वहीं शिवम टुटेजा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक उन्होंने समझा और 27 के चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें तो विपक्ष के पास कोई सरकार के खिलाफ के मुद्दे नहीं है। हम एक मुद्दे तो दुनिया भर के रोज नया मुद्दा पैदा कर देते हैं, वो कोई विषय नहीं है, वो बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस मुद्दे पे वो राजनीति करना चाह रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक इस राजनीति को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कल आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे मुख्य सेवक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सबकी राजनीति एक झटके में खत्म कर दी। दोबारा कहना चाहूंगा कि जब भाजपा पद देती है तो उससे पहले ही उसको जिम्मेदारी के रूप में बता देती है कि आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। अब जैसे 2027 में चुनाव आने वाला है, 2026 आ चुका है, 2027 कब आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और युवा मोर्चा की बहुत ही अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी को रहती है और निश्चित मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि युवा मोर्चा बहुत अधिक से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जितवाएगी और निश्चित रूप से हमारी 2027 में पार्टी जीतकर आएगी।
और अब खबर रुड़की से है, जहां रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास गांधी वाटिका के सामने गंग नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गोताखोरों और चलवीर मोनू की मदद से शव को गंग नहर से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मेन जो उसका फोकस था कि जो इस तरह के बड़े तस्कर हैं जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आके यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे हैं। इस अभियान के तहत सभी मेन अपराधी जो इसमें मुख्य रूप से जो एक रैकेट के रूप में, एक ऑर्गेनाइज संगठन के रूप में जो काम कर रहे थे इस रैकेट ड्रग्स माफिया, उन पर काफ़ी सारी कार्रवाई STF के द्वारा, ANTF जो है और जिला पुलिस द्वारा की गई है। अब जो इसमें जो सेकंड फेज का है उसमें जो जन जागरूकता है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जिस तरह से युवा कहीं ना कहीं नशे की लत में फंस जाते हैं, तो उस पर जो खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अनारवाला मालसी मोटर मार्ग के करीब 339.30 लाख की लागत से पुनर्निर्माण काम का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण से क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, सीवर सहित आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।